नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एडीओ के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम एडीओ का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडीओ का पैकेज जो हम लेकर आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और ये जो वीडियो है वो आप हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे दोनों पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। आज की क्लास में मैं आपको पंचायती राज के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडीओ का सिलेबस आप ध्यान से समझिएगा। एडीओ में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है ये आपको समझना है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, अगर आप एडीओ का सिलेबस निकाल के देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये 30 अंक का आएगा। मतलब इससे 30 प्रश्न आएगा, हर एक प्रश्न का 1 नंबर रहता है ना। उसी तरह आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी 30 प्रश्न आएगा, पंचायती राज से संबंधित 30 प्रश्न आएगा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से संबंधित 30 प्रश्न आएगा और सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न आता है। इस तरीके से टोटल 150 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं। एडीओ का ये सिलेबस है। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो डिटेल्ड सिलेबस आप नेट से भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान जिसे 30 प्रश्न आने हैं, इसमें क्या क्या आएगा सामान्य ज्ञान में? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर्स आता है इसमें। भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये जो सिलेबस है इसमें आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, इसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, ये सब पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं और इसके सिलेबस में नहीं लिखा है तो भी वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, जो जीएस सेक्शन की हम बात करें तो ओवरऑल सब कुछ पूछ दिया जाता है। उसके अलावा संगीत एवं नृत्य, अगर ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से ही कवर हो जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आजीविका में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव, ये सब पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन पढ़ना है। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की जो भूमिका होती है वो पढ़ना है। संस्थागत विकास, इसमें स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, ये सब पढ़ना है। बाजार परिभाषा इसका पढ़ना है, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि, ये सब। और पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं तो इन सब का डिटेल वहाँ पे मिल जाता है। और एक्स्ट्रा अच्छे से तैयारी कैसे करना है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है पंचायती राज की जानकारी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ये पढ़ना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना, ग्राम पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उसके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ये सब आपको पंचायती राज में पढ़ना है। उसके बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इसमें क्या क्या पढ़ना है? ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संक्षिप्त जानकारी, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पढ़ना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ना है, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब योजना आपको इसमें पढ़ने हैं। सामाजिक अंकेक्षण पढ़ना है, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका पढ़ना है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, ये सब ग्रामीण विकास में पढ़ना है। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्ण विचार, इसका आपको डिटेल भी लिखा हुआ है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। उसके बाद शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अर्थ के आधार पर, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद शब्द रचना, इसमें
उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम, रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। ये सब आपको सामान्य हिंदी में पढ़ना है। तो हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, और इसको परचेज़ कैसे करना है उसका एक और अलग से वीडियो बताऊँगा। अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं हमारे एप्लीकेशन से, आपको तो कोई भी कोर्स परचेज़ कैसे करना है, डेमो कैसे देखना है, ये आपको पता ही होगा। अगर आप नए हैं तो उसका एक अलग वीडियो मैं बता दूँगा कि इस कोर्स को परचेज़ आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात, 2 कोर्स हम लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल सिलेबस, सिर्फ वो लेना है, जो कि बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करते भी हैं तो बहुत कॉस्टली रहता है। मैं आपको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का 500 रुपये से भी कम चार्ज करूँगा। इसमें से भी मतलब जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर आप जीएसटी निकाल दें तो एक सब्जेक्ट का मुश्किल से हमको 300-400 ही मिलेगा, ठीक है। तो एडीओ के कंप्लीट पैकेज में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, सामान्य ज्ञान, हिंदी, ये सब कुछ रहेगा। इसका जो प्राइस रहेगा वो 3500 रहेगा। और एडीओ का पीजीए इसके नाम से मैं एक पैकेज लॉन्च करूँगा। पी का मतलब पंचायती राज, जी से ग्रामीण विकास और ए से आजीविका। ये जो 3 सिलेबस, सिर्फ ये 3 अगर आपको चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है 2500 रुपये रहेगा। और ये जो कोर्स लॉन्च होगा कब, 20 मई को 8 बजे, रात को 8 बजे ये जो कोर्स है वो लॉन्च होगा। इससे पहले भी आप डेमो देख सकते हैं, लेकिन इस डेट को 20 मई को 8 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 20 मई को ठीक 8 बजे ये जो ऑफ़र प्राइस दिख रहा है ये एक्टिवेट होगा। तो ये 3500 का कोर्स जो है वो आप सिर्फ 2599 में ख़रीद सकते हैं, और ये जो कोर्स है सिर्फ 1499 में आप खरीद सकते हैं। और ये जो कोर्स है रात को 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे ही ये आपको ऑफ़र प्राइस शो होगा। तो अगर आपको इस ऑफ़र प्राइस में ख़रीदना है तो 8 बजे के आसपास, जैसे ही 8 बजेगा ये जो प्राइस है एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप कोर्स को ख़रीदिएगा, ठीक है। और कोशिश करना है कि 20 मई को फटाफट जितनी जल्दी हो सके आप कोर्स को ख़रीदें, क्योंकि कोर्स जैसे जैसे ख़रीदते जाएंगे इसका प्राइस बढ़ते जाएगा। और अगर आप अगले दिन खरीदेंगे तो कोर्स का प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 20 मई को 8 बजे के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना है ना। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो जी जैसे कि ये डेमो आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा है कि जितना भी वीडियो हम देंगे उसको अनलिमिटेड टाइम आप जितने बार चाहे रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे वीडियो और पीडीएफ, वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन वो एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है। पीडीएफ को आप डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, मतलब सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो कोर्स ख़रीदा है केवल वही एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो और पीडीएफ को देख सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं देते या पढ़ते नहीं, फिर बाद में वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर बहस करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो आप गैलरी में नहीं या फिर शेयर नहीं कर सकते, उस तरीके से पीडीएफ भी जो है वो शेयर आप नहीं कर सकते, एप्लीकेशन के अंदर रहता है, ठीक है। और 24 घंटे आप देख सकते हैं। ऑफलाइन एक्सेस मतलब वीडियो को अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। उसमें भी अगर आप चाहें तो वीडियो को जैसे यूट्यूब में हम 2x स्पीड से देख सकते हैं, 1.5x मतलब 2 गुना स्पीड से देख सकते हैं, वो सब ऑप्शन इसमें रहता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो एप्लीकेशन के अंदर चैट का एक सपोर्ट रहता है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9399958991, जिस पर आप कोई दिक्कत रहता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते, चैट से बात करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू मैंने दिया एडीओ ऑनलाइन पैकेजेस के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। तो आज के क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा ओवरव्यू, 73वां संविधान संशोधन के बारे में सब कुछ आज मैं बताऊंगा। और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं और अभी तक एडीओ एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आए हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो सब मैं कवर करूँगा।
तो एकदम ध्यान से आपको सुनना है, और अगर आप ये क्लास देखते हैं तो ये टॉपिक आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप अलग से एमसीक्यूज़ बुक में प्रैक्टिस करना चाहो वो आपसे बिल्कुल बनेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप एक ये वीडियो देखते हैं तो आपका मान के चलो 4-5 क्वेश्चन तो एकदम डन है, मतलब वो बनेगा ही बनेगा। तो इसी तरीके से हम सारे जो पेड क्लासेस में वीडियो है वो लेंगे, पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ का भी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पंचायती राज व्यवस्था, इसको समझते देखिए। पंचायती राज व्यवस्था जो है ऐसा नहीं कि अचानक से ला दिया गया। अगर हम अपना इतिहास देखें तो ये काफ़ी समय से चलते आ रहा है। इसका प्रमाण जो है वैदिक काल में भी मिलता है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि रामायण काल में भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी समय से चलते आ रहा है। अंग्रेजी शासन काल में भी इसका प्रमाण मिलता है। लॉर्ड रिपन को, अंग्रेजी शासन काल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जिसने इंडिया में, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। पहले माना जाता था कि पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है। आपने ऐसी कुछ कहानियाँ भी सुनी होंगी, और बहुत ऐसे जैसे अपने हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पंच परमेश्वर नाम का एक हिंदी में चैप्टर भी हुआ करता था। तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था बहुत पहले से है। अब एक्चुअल में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये क्यों ज़रूरी था, और इसे किस तरीके से भारत में लाया गया, इसका संवैधानिकरण कैसे किया गया, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। भारत में पंचायती शब्द का अर्थ है ग्रामीण स्वशासन, ठीक है। मतलब गांवों में शासन करने की जो पद्धति है उसको सिंपल सा पंचायती के नाम से दिया गया है भारत में, ठीक है। भारत में पंचायती शब्द का अर्थ है ग्रामीण स्वशासन पद्धति। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण कर, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। अब ये विकेंद्रीकरण क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले इसको एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ग्राम वासियों को शासन सौंपना है। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे ऊपर क्या रहता है, भारत की हम बात करें तो एक समझते हैं, सबसे ऊपर केंद्र होता है, केंद्र के नीचे राज्य होता है, राज्य के नीचे कोई मान लो जिला हो गया, जिला के नीचे कोई मान लो जनपद हो गया, जनपद के नीचे गांव हो गया। इस तरीके से एक सीरीज़ है, ठीक है। तो अगर इस गांव में कोई व्यवस्था स्थापित करना है, इस गांव में सपोज सड़क बनाने हैं, बिजली के तार लगाने हैं इस गांव में, तो अगर केंद्र, इंडिया में तो क्या है लाखों गांव हैं, अगर केंद्र किसी एक गांव के लिए सोचेगा कि इस गांव में कोई काम कराना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। उसी तरह राज्य भी सोचता है तो टाइम लगता है, फिर वो गांव की कमियां क्या क्या खामियां हैं उसको जानने में, पूरा एनालिसिस करने में और टाइम लग जाएगा, क्योंकि राज्य के पास तो बहुत सारे गांव हो जाएंगे। उसी तरीके से केंद्र के पास तो बहुत सारे राज्य है, उसके अंदर और बहुत सारे गांव, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक्चुअल में जो काम होना चाहिए हो सकता है वो सही तरीके से ना हो, या फिर प्रॉपर खामियां हमको ना पता चल पाएँ कि गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या वहाँ पे चाहिए। तो उसी कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण का ये मतलब कि डायरेक्ट गांव को पावर दे दिया जाए। ये केंद्र है और सबसे नीचे जो गांव, इसी को हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो सबसे निचले स्तर पे जो इकाई है उसको अगर हम पावर दे दें, उसको शक्ति दे दें, तो सीधा इसका विकास कर सकता है, क्योंकि वो गांव में जो भी आदमी रहता है वो अपने गांव के बारे में जानता है, हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले के बारे में, हर इंसान के बारे में जानता है, और क्या क्या कमी है वो गांव का व्यक्ति, अगर हम उसी को ही पंच सरपंच बना देते हैं तो वो समझकर उसको सॉल्व कर सकता है। तो ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो यही इसका प्रमुख लक्ष्य था, सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का। और ये महात्मा गांधी का एक ड्रीम था कि अगर संविधान जब भी बने तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब गांव के वासियों को जो शक्ति है वहाँ पे सुशासन कर सके वो सौंपना चाहिए। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है
ये व्यवस्था। आज़ादी से पहले भी भारत सरकार अधिनियम 2019 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था। एक बार इसको ध्यान में रख सकते हैं, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आज़ादी से पहले किस अधिनियम में ये व्यवस्था थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, 2 बार 19 है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तो ये जो नाम है लॉर्ड रिपन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं पंचायती राज का विकास। भारत में कैसे कैसे पंचायती राज का विकास हुआ, कैसे संविधान में इसको दर्जा मिला और लास्ट में संवैधानिकरण इसका कैसे किया गया, ये हम देखेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक संप्रभु राज्य बनाने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए भारत का संविधान बनाया गया, ये आप सबको पता है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान 26 जनवरी को हम मनाते हैं, तो संविधान दिवस 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो ये जब संविधान बना, तो संविधान बन जाने के बाद किस अनुच्छेद में पंचायती राज के बारे में कुछ बात कही गई, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो संविधान के में राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व, अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो याद रखना, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुच्छेद 40 में, ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 40 में ग्रामों का संगठन कर स्वायत्त शासन प्रदान की इकाई के रूप में कार्य कर सकने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। मतलब अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से संबंधित कोई इकाई बना सकने की बात कही गई। तो ये आपको पूछा जा सकता है कौन से अनुच्छेद में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। जब भारत में पंचायती राज का संवैधानिकरण किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, तब इस अनुच्छेद को एक नया बल मिल गया, ठीक है। वास्तव में ऐसा है कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के रूप में इकाई स्थापना करने के बारे में बात तो कही गई थी, लेकिन इसका पूरा एक तरीके से मतलब नियमावली क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कितने स्तर का होना चाहिए, उसका पूरा एक ढांचा तैयार नहीं किया गया था और कोई बाध्यता नहीं थी, आदेशात्मक नहीं था कि राज्य को करना ही पड़ेगा। जिसके कारण क्या होता था, कई राज्य उसको मानते थे, कई राज्य अपने तरीके से पंचायती राज स्थापित करते थे, तो ऐसी दिक्कत होने लगी, जिसके बाद ज़रूरी हो गया कि इसका प्रॉपर एक नियम बनाया जाए और एक स्तर बनाया जाए, कितने कार्यकाल के लिए होगा, क्या क्या नियम होगा। तो उसको कैसे किया गया, संवैधानिकरण के तहत किया गया। संविधान में कोई भी बात कहने के बाद, मतलब संविधान में अगर हम कोई नियम बना देते हैं तो वो आदेशात्मक हो जाता है, मतलब उसको करना कर्तव्य है, उसको करना ज़रूरी है, वो एक तरह का कानून हो जाता है। इसलिए पंचायती राज का संवैधानिकरण किया गया। तो इसको तो मैं इसी स्लाइड में बता दिया, आगे जब हम इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आते जाएगा। फलस्वरूप देश की पंचायत का गठन कर शक्तियाँ एवं अधिकार दिए गए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से इसे लागू किया गया, क्योंकि कोई प्रॉपर सीक्वेंस इसमें बताया तो था नहीं कि किस तरीके से बनाना है, कोई नियम तो था नहीं। कालांतर में राज्यों का रुख पंचायत के प्रति उदासीन रहा, कुछ राज्य ने बनाया, कुछ राज्य उदासीन हो गए, मतलब इसको एकदम से इग्नोर कर दिया। इसी के कारण संवैधानिकरण की ज़रूरत भी पड़ी थी। पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में संचालित करने के लिए समय समय पर अनेक समितियां बनाएगी कि इसको संचालित हम अगर देश में करें तो किस तरीके से करें, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए। समिति के माध्यम से समझने के लिए इसको समिति अलग अलग टाइम में बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला समिति हम पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता समिति। सबसे इम्पोर्टेंट समिति है ये, किसी भी समिति की हम बात करें, क्योंकि ये सबसे पहला समिति है और ये जो ईयर है 1957, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति के अध्यक्ष, इसी के अध्यक्ष के नाम पर ही समिति का नाम है, बलवंत राय मेहता थे। जनवरी 1957 में इस समिति का गठन हुआ और नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो पंचायती राज के रूप में जाना गया।
ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस समिति का ये मत था और इनकी क्या क्या सिफारिशें थी वो हम देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिफारिश में से एक है जो कि पूछा भी जाता है, पिछले साल के एडीओ एग्ज़ाम में आया भी था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बात किस समिति ने कही, ऐसा क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर अलग अलग पंचायत होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने कहा। ग्राम स्तर पर होना चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए पंचायत समिति और जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट आम इंसान किसी को वोट दे सकता है। आपको पता होगा, अगर आपने वोट दिया होगा अपने गांव में क्या होता है, सरपंच हो गया, पंच हो गया और उप सरपंच, ये 3 पद हो गए गांव में। तो क्या करता है आम आदमी, अगर हम वोट देते हैं तो पंच को, अपने वार्ड के पंच को सीधे वोट दे सकते हैं, सरपंच को पूरा गांव जितने भी वार्ड के सबको वोट दे सकता है, लेकिन उप सरपंच को आम आदमी वोट नहीं दे सकता। जिसको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से चुन लेना। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन उप सरपंच को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, पंच, जितने भी पंच होते हैं उनमें से इनको चुना जाता है। इस तरीके के चुनाव को हम कहते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो अध्यक्ष सदस्य और जो अध्यक्ष होंगे उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति की इन्होंने बात की। सभी योजना और विकास कार्यों को इन इकाइयों को सौंप देना चाहिए। जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो जिला अधिकारी, मतलब कलेक्टर, आप समझ सकते हैं, होना चाहिए। इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो योजना को, जब योजना बन जाती तो अंतिम रूप से उसका स्वीकार करती है भारत में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में इसे स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और इस फैक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि राजस्थान था कि मध्य प्रदेश था, क्योंकि मध्य प्रदेश, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहली कहाँ लागू की गई। ऑप्शन में हो सकता है राजस्थान ना हो और बाकी के ऑप्शन में एक जगह मध्य प्रदेश हो, तो आप मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं। क्यों? देखिए, अभी हम बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के लिए समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो 1959 में इसी के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का बर्थडे याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता के सिफारिश के आधार पर राजस्थान के नौगौर जिले, अगर गांव पूछा जाए तो बगदरी गांव में प्रधानमंत्री कौन था? तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और बनता है कि देखिए, इसका संवैधानिकरण किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, कहीं कहीं 1993 भी लिखा जाता है, उसका भी मैं आपको कारण बता दूंगा। तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद पहली बार मध्य प्रदेश में, संविधान संशोधन हो जाने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 मतलब जब बलवंत राय मेहता के हिसाब से जब बनाया गया, तो राजस्थान, और संवैधानिकरण होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे, समझ आते जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जिला नौगौर गांव बगदरी में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान इंपॉर्टेंट, नागौर इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये सब इंपॉर्टेंट। ये पूरा लाइन आपको याद रखना है। इन्होंने लागू किया। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार
किस राज्य में दूसरे नंबर पर पंचायती राज लागू किया गया? तो पहले नंबर पर राजस्थान हो गया, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कब? 9 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है, आपने याद रखा तो 2 अक्टूबर के 9 दिन बाद याद रख लेना, 11 अक्टूबर 1959। कैसे याद रखेंगे? 2 अक्टूबर 1959, ये राजस्थान वाला डेट हो गया। अब अक्टूबर 1959 तो है ही, यहाँ पे लास्ट में क्या अंक है? 9, तो इस 9 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जो पंचायती राज पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद बहुत से राज्य ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, लेकिन स्तरों की संख्या, मतलब जो कई द्विस्तरीय स्थापित कर रहा है, कोई 4 स्तरीय स्थापित कर रहा है, कोई त्रिस्तरीय स्थापित कर रहा है, और कोई 5 साल के लिए स्थापित कर रहा है, कोई 3 साल के लिए स्थापित कर रहा है, और उसके कार्य में कौन कौन से कार्य उनको सौंपना चाहिए, इस सब में अंतर था। तो राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय अपनी पद्धति अपनाई, तो पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय, मतलब राज्य अलग अलग अपना मनमानी रूप से यहाँ पे काम कर रहे थे। 1960 में पंचायती राज के विविध पक्षों के अध्ययन के लिए और बहुत सारे समिति और दल बनाए गए, इस कारण क्योंकि अलग अलग यहाँ पे काम होता जा रहा था। तो एक बार आप देख लीजिए, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से कौन से राज्य ने कितने स्तर की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो एक दो राज्य मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर वगैरह में आप देखेंगे तो 1 स्तरीय अपनाया गया, तमिलनाडु में 2 स्तरीय, याद रखेंगे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर यहाँ पे 1 स्तरीय, तमिलनाडु में 2 स्तरीय, और राजस्थान में 3 स्तरीय। राजस्थान को तो हमको पता है कि सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में और त्रिस्तरीय पद्धति से इसको अपनाया गया, और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पद्धति से अपनाया गया। ठीक है, फिर अगला समिति है अशोक मेहता समिति। देखिए समितियां तो बहुत हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट समिति। अगर ये मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक भी खोल के देखेंगे तो इन्हीं समितियों के बारे में मिलेगा, इतना ही डिटेल मिलेगा। इससे और अधिक समितियाँ हैं, लेकिन इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। लास्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा कि समितियाँ, ईयर और सिफारिश, उसमें से आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा समिति आपको पता भी चल जाएगा। दूसरा समिति अशोक मेहता समिति, ये आया 1997 में, कहीं कहीं पे 78 भी लिख दिया जाता है, 77 78 याद रख सकते हैं, क्योंकि सिफारिश जो है वो आते आते 1 साल का गैप हो जाता है। दिसंबर 1997 में जनता पार्टी की सरकार, अब नई पार्टी आ गई जनता पार्टी, पहले कांग्रेस का सरकार था, तो जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी, लगभग 132 सिफारिशें दी। अब इसमें से हम मुख्य मुख्य बातों पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय को बदलकर द्विस्तरीय पंचायत समिति बनाना चाहिए, है ना। देखिए बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात की थी, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत समिति की बात की, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, आपको याद रखना है अशोक मेहता। तो इन्होंने द्विस्तरीय जो बात कही उसमें से कौन कौन से पंचायत थी, एक था मंडल पंचायत नाम और दूसरा पंचायत का नाम था जिला परिषद। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा डिटेलिंग भी किया था कि मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह को रखा जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए। द्विस्तरीय में मंडल पंचायत और जिला परिषद। मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव को समूह को रखने की बात इन्होंने की थी। राज्य के बाद विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला हो, ऐसा इन्होंने कहा था। जिला परिषद को राज्य स्तर पर योजना एवं विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। ठीक है, तो ये इनकी सिफारिशें थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिशें आपको याद रखना है द्विस्तरीय पंचायत की। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती संस्थानों के पास कराधान की शक्ति हो। इन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्था को कर लेने की शक्ति दी जानी चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से चुनाव करे जाएं। ये सारी सिफारिशें थी जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार फटाफट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज
संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अब राज्य अपनी मनमानी ढंग से कर रहे थे, कोई द्विस्तरीय अपना रहा है, कोई त्रिस्तरीय अपना रहा है, तो उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कोई राज्य तो बिल्कुल उदासीन हो गया पंचायती राज्य संस्था को लेकर, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये इनकी सिफारिशें थे। और यदि अतिक्रमण होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। ये सब अशोक मेहता समिति ने कहा था। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए एक तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी पंचायत में कोई योजना चल रहा है, कोई पंचायत में काम चल रहा है, सड़क बन रहा है, बिजली आ रहा है ना, जैसे मनरेगा का काम चल रहा है, तो सब जगह सामाजिक अंकेक्षण का ये मतलब होता है कि काम में कितने लोग हैं, कितने घंटे काम हो रहा है, इस काम में कितना विकास हुआ, इस काम में कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, इसका जो पूरा लेखा जोखा होता है उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण जरूरी होना चाहिए, ऐसा अशोक मेहता ने कहा। लेकिन क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, वो सरकार गिर गई, जिसके कारण इनकी सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर अगला है जीवीके राव समिति, 1985 में आया। योजना आयोग द्वारा 1985 में इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। कब? 1885 में। अब इस समिति ने क्या क्या कहा, इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत कमज़ोर है और उन्हें बिना जड़ के घास कहा। पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ के घास कहा था? GVK राव। आप कैसे याद रखेंगे? घास को आप इंग्लिश में ग्रास बोल देंगे, है ना, और G फॉर GVK राव में ये जो G है वो आप ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जिला परिषद विकेंद्रीकरण का मुख्य निकाय हो, विकास की इकाई जिला हो, मतलब इसने जिला पर फोकस किया। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव होने चाहिए, ये सब इन्होंने कहा। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी जिला विकास आयुक्त हो और इसका पद कलेक्टर से भी ऊंचा हो। जो जिला विकास आयुक्त होंगे वो कलेक्टर से ऊपर होंगे, ऐसा GVK राव समिति ने कहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप इस समिति के बारे में याद रख सकते हैं कि इसने कहा था कि बिना जड़ के घास है, पंचायती राज संस्था जो है अत्यंत कमज़ोर हो चुकी है। फिर आता है LM सिंघवी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है क्योंकि इन्होंने संवैधानिकरण की बात पहली बार की थी। LM सिंघवी, शायद फुल फॉर्म इसका लक्ष्मीमती समथिंग कुछ है, लक्ष्मी शब्द याद आ रहा है ना। तो LM सिंघवी समिति आप याद रखेंगे। 1886 में राजीव गांधी सरकार ने इस समिति का गठन किया। राजीव गांधी की सरकार ने इस समिति का गठन किया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता एवं संरक्षण हो, इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, ऐसी इनकी सिफारिश थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्था को संवैधानिकरण करने की बात कही? आपको याद रखना है LM सिंघवी समिति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है LM सिंघवी समिति। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया गया, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बनाया गया। पंचायती राज संस्थाओं के विवाद हेतु न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। कि अगर देखिए, पंचायती राज से संबंधित कोई भी संस्था में अगर विवाद हो गया, कोई ग्राम पंचायत के सदस्यों का विवाद हो गया, जिला पंचायत में विवाद हो गया, ठीक है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? उसके लिए अलग न्यायिक अधिकरण बनाया जाए, ऐसी इनकी सिफारिशें थी। तो LM सिंघवी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बार संवैधानिकरण करने की बात इन्होंने कही थी। उसके बाद है PK थुंगन समिति, 1988। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता की बात कही थी। गांव, प्रखंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, ये इन्होंने कहा था। पंचायती राज संस्थाओं का एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का हो, ये इनकी सिफारिश थे। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जैसे कोई भी पंचायती संस्था को पैसे की ज़रूरत है तो कौन देगा, तो वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग की गठन की बात इन्होंने की। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो कलेक्टर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा।
फिर अगला है गॉडगिल समिति। थुंगन समिति की बातों को दोहराया, जो जो थुंगन समिति ने बोला सेम सेम इसने भी बोला। पंचायत के तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, इनमें प्रत्यक्ष चुनाव हो, ऐसा इन्होंने कहा। पंचायत राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने, जमा करने का अधिकार होना चाहिए। टैक्स चाहे तो लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ये सब अधिकार देने चाहिए, ऐसा गॉडगिल समिति ने कहा। और एक राज्य चुनाव आयोग हो जो पंचायत चुनाव संपन्न कराए। पंचायत का चुनाव कौन कराए, अलग से एक राज्य चुनाव आयोग बना दो और वो ही पंचायत का चुनाव कराए, ऐसा गॉडगिल समिति ने कहा था 1988। ठीक है, तो जितने भी समितियां हमने पढ़ा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समितियां हैं उनको आप याद, एक क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस आता है, एक बार आया था क्वेश्चन कि इन समितियों को आरोही क्रम में जमाइए, कभी सीक्वेंस ऐसा आ जाता है, तो आप कैसे याद रखेंगे। देखिए 2 चीज़ आपको याद रखना है, सिंपल है, बैग मतलब हो गया जो भी आप थैला पकड़ते हैं वाला बैग, और एलपीजी सिलेंडर वाला एलपीजी बैग, एलपीजी या फिर एलपीजी सिलेंडर को हमने बैग में रख लिया, इस तरीके से आप याद रख लेना। और याद रखना, बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, जी से GVK राव, और एल से LM सिंघवी, पी से PK थुंगन, और फिर जी से गॉडगिल। ठीक है, आप ये याद रखने के जो 2 बार जी है तो उसमें से याद रखना गॉडगिल जो है सबसे आखिरी में है। ठीक है, गॉडगिल सबसे आखिरी वाला जी है, ऐसा एक बार ध्यान में रखना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समिति के बारे में एकदम डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसको हम ये देख लेते हैं कि इसी टेबल में पढ़ लें। प्रमुख समितियां एवं सिफारिशें। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश ये थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। 1963 में संथानम समिति, वित्तीय प्रावधान संबंधित सिफारिशें, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 1977 इम्पोर्टेंट है, अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। फिर 1978 में दांतेवाला समिति, विकास खंड स्तर पर नियोजन की इन्होंने बात की थी। 1985 में GVK राव समिति, नियमित चुनाव हो, ऐसा इन्होंने कहा था। 1986 में LM सिंघवी समिति, संवैधानिक दर्जा मिले, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, ये सब इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक दर्जा मिले। थुंगन समिति, इसने वित्त आयोग का गठन की बात किया था, है ना। गॉडगिल समिति राज्य चुनाव आयोग है, ऐसा इन्होंने कहा था। और 1995 में भूरिया समिति पेशा एक्ट की मांग की थी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो व्यवस्था होनी चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के हक की लड़ाई समझ सकते हैं पेशा एक्ट की अगर हम बात करें। अगर पेशा एक्ट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो इसका ओवरव्यू मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पेशा का मतलब क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार अधिनियम। पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार कानून 1996 को आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया। देखिए क्या होता है, आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति होती है, तो हो सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे कुछ नियम हो जो उनकी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ हो, तो उनकी आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उनकी परंपरा संस्कृति को ठेस ना पहुँचे, उनका संरक्षण हो और उनको सम्मान दिलाया जाए, उनको ही सदस्य या अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, ये जो पूरा प्रोसेस करने के लिए जो एक्ट लाया गया, मोटा मोटी ऐसा समझ लो, उसी को ही पेशा अधिनियम कहा गया। ठीक है, जनजाति समूह के बीच आम सहमति पर आधारित स्वशासन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था ने जनजाति क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम, पंचायत विस्तार अधिनियम अर्थात पेशा अधिनियम बनाया। यह जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों का संरक्षण करता है और यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। तो पेशा एक्ट के बारे में इतना कुछ आप याद रखेंगे। पेशा एक्ट जो है पहले क्या है 9 राज्यों में लागू था, अब कुछ राज्य क्या है आपस में टूट जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 अलग अलग राज्य बन गए तो 9 से 10 हो गया। इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि अभी जो है ये 10 राज्यों में लागू है। 5वीं अनुसूची में आने वाले ये 10 राज्य, ठीक है, 5वीं अनुसूची में आने वाला मतलब ये आदिवासी बहुल राज्य है। कहाँ कहाँ पे ये लागू है, अगर हम मैप में देखेंगे ऊपर से नीचे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, मैप से ही याद रखेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
उसके बाद तो ये तो पूरा एरिया है, ठीक है। गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपको याद रखना है यहाँ पे तेलंगाना, एक लिख लेना यहाँ पे तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये आपको 10 राज्य आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं जहाँ पे पेसा एक्ट जो है वो लागू है। 5वीं अनुसूची में आने वाले राज्य हैं ये सब। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, एल.एम. सिंघवी आपको याद रखना है। राजीव गांधी की सरकार थी 1989, तो 1989 में एल.एम. सिंघवी के अनुशंसा के उपरांत राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 64वां संविधान संशोधन विधेयक ऐसा था कि वो पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभाव में, वोट के अभाव में ये पारित नहीं हो सका, बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। तो प्रयास किया गया था एल.एम. सिंघवी के द्वारा, मतलब राजीव गांधी के सरकार। उसके बाद आते हैं वीपी सरकार 1990। विश्व प्रताप सिंह, वीपी मतलब विश्व प्रताप सिंह भारत के ये 7वें प्रधानमंत्री थे। इनकी सरकार ने पंचायती राज के संवैधानिक मान्यता के लिए 1990 में लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, परंतु सेम यही चीज़ हुआ, इनकी सरकार गिर गई और विधेयक समाप्त हो गया। तो इनको बहुमत नहीं मिला और इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद आते हैं नरसिम्हा राव सरकार। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की सरकार में जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। 1991 नरसिम्हा राव सरकार। सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो अंततः 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। इस 73वां संविधान संशोधन के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी डेट है, इसको हम अब बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक डेट पूछ दिया जाता है। सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया खंड, आप याद रखेंगे क्या संविधान में नया खंड जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 इसके अंतर्गत 15 उप अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, है ना, जोड़ा गया। उसके साथ साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने विषय? 29 विषयों को जोड़ा गया, ठीक है। याद रखना, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान के तहत भाग 9 11वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 15 उप अनुच्छेद भी है, 43 से ए से लेकर ओ, उसके एक एक डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को जोड़ा गया। ये कौन कौन से 29 विषय हैं ये भी हम देख लेंगे। और इसे संविधान में जोड़ा गया नया, और इसको नाम दिया गया पंचायतें। इसके तहत पंचायतों को अब मिल गया संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाने से क्या होता है, वो आदेशात्मक हो जाता है, मतलब पालन करना ही पड़ेगा, बाध्य हो। कोई भी राज्य है ना, उसको पालन करना ही पड़ता है, एक बाध्यता हो जाती है। एक कानून बन जाने के बाद जैसे कोई रूल हो जाता है, सपोज हम सिंपली मनरेगा की बात करें, देखिए भारत में तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन मनरेगा हर साल चलता है, कोई साल ऐसा है कि नहीं रुकता, क्योंकि मनरेगा को अब एक्ट बना दिया गया, उसमें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, है ना। तो कोई भी चीज़ कानून बन जाता है तो वो एक आदेशात्मक, मतलब बाध्यता हो जाती है कि उसको तो करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिएगा कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब महत्वपूर्ण तिथियां याद रखेंगे। 22 दिसंबर 1992 इसमें लोकसभा में पारित किया गया। उसके ठीक एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल, डॉक्टर शंकर दयाल। और फिर गजट पत्र में कब प्रकाशित हुआ? जब गजट पत्र में प्रकाशित हो जाता है तब लागू हो जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू हो गया। और सबसे पहले लागू करने वाला जो देश था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी
पहले उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो अगर आप ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना है तो आप चाहे तो छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय नहीं था, मध्य प्रदेश के अंतर आता था। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 73वां संविधान संशोधन जब आया तो जो लोकतांत्रिक शासन की संस्थाएं हैं वो कैसे आप समझ सकते हैं, क्या इसमें ऐड हुआ, ये हम देखते हैं। देखिए, देश स्तर पर जो प्रणाली है, देश स्तर पर संसद और इसमें होते हैं सांसद। राज्य के स्तर पर विधानमंडल, विधानमंडल में क्या होते हैं, जितने भी विधायक लोग हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे जिला स्तर पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। जब ये आया संविधान में 73वां संविधान संशोधन, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आया और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा सब लोगों की संसद के रूप में, जो ग्राम सभा है वो ग्राम स्तर के संसद के रूप में, इसको भी हम आपको बताएंगे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह जिला स्तर पर 2 क्षेत्र में आपको समझना है। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होता है, और ग्राम स्तर पर होता है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो अभी तो हम इसको फोकस करके पढ़ेंगे। भारत में पंचायत योजना जो है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ। पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय। देखिए, संविधान में 3 तरीके का विषय होता है, राज्य सूची का, उसके बाद होता है केंद्र सूची का, उसके बाद होता है समवर्ती सूची का, है ना। इसमें क्या होता है, राज्य सूची का जो विषय होता है मतलब उससे संबंधित जो पावर है, जो शक्तियां हैं नियम बनाने की हो या कोई फेरबदल करने की हो, वो राज्य के पास होता है। केंद्र समवर्ती सूची में केंद्र के पास शक्ति होता है और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। लेकिन वाद विवाद की स्थिति में या फिर मतभेद हो जाता है तो केंद्र का जो मत है वो सर्वोपरि होता है। तो ये एक संविधान में ऐसा पार्ट में बांटा गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो पंचायत राज को राज्य सूची में डाला गया। ठीक है, पंचायत राज को राज्य सूची का विषय है, मतलब पंचायत से संबंधित जो नियम है और जो भी देख रेख है वो कौन करता है? राज्य करता है। तो इस तरीके से आप क्या रखेंगे, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन आ जाने के बाद अनुच्छेद 40 को नया बल मिला। मैंने स्टार्टिंग में आपको अनुच्छेद 40 के बारे में बताया था। अनुच्छेद 40 जो है वो संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में है, और अनुच्छेद 40 में पंचायत से संबंधित बात की गई थी कि पंचायती राज से संबंधित इकाई का गठन किया जा सकता है। तो इसी अनुच्छेद 40 के तहत एक और हमने संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन, जिससे अनुच्छेद 40 को एक और बल मिल गया। और ये महात्मा गांधी का सपना था। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण सुशासन जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, किसका सपना था? महात्मा गांधी का सपना था। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य है, या फिर आदेशात्मक, याद रख लेना, आदेशात्मक। ठीक, 73वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 243, इसमें 15 उप अनुच्छेद जोड़ा गया, 243A से लेकर 243O। हिंदी में आप याद रखेंगे क से लेकर न तक, है ना। 15 उप अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। अब हम क्या करेंगे, जो अनुच्छेद 243A से लेकर O, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ, उसके बाद लास्ट में ओवरव्यू में हम जैसे ट्रिक से याद रख लेते हैं कि कहाँ का आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। तो पहले मैं डिटेलिंग करता हूँ, बहुत आसान है। उसके बाद लास्ट में हम कंपेयर करके ट्रिक से याद रख लेंगे कि क्या फैक्ट कम से कम आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 243A, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया। कोई भी जैसे आप नियम कानून कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें अभी तक अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले परिभाषा के बारे में लिखा होता है और उतना कुछ पूछा जाता नहीं। इसमें सिंपली आप याद रख सकते हैं कि परिभाषा है अनुच्छेद 243 में, इसमें जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर,
स्तर, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या एवं ग्राम को परिभाषित किया गया है, इसका मतलब बताया गया। तो अनुच्छेद 243 में सिर्फ परिभाषा याद रख सकते हैं, ना ही ये पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 243A, ये इम्पोर्टेंट है। 243A ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन कर उन्हें कार्य सौंपकर शक्ति संपन्न बनाने की बात कही गई है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 243A। इसमें इसने ये कहा कि गांव के स्तर पर एक ग्राम सभा का गठन करना चाहिए और उन ग्राम सभा को शक्ति सौंप दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य के विधानमंडल को निर्देशित किया जाए, ऐसा अनुच्छेद 243A में कहा गया। तो ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ऐसा पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 243A। अब इस सारे अनुच्छेद को ध्यान से सुनिए, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा कि किसमें ग्राम सभा का गठन था, किसमें पंचायत का गठन था, किसमें पंचायत की संरचना के बारे में कहा गया, सब याद हो जाएगा। अभी आप समझिए। फिर अगला अनुच्छेद 243B, इसमें पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत है ना, ग्राम, जनपद और जिला। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकता, है ना। अगर 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती मतलब जनपद हो गया, सीधा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ये बना सकते हैं। ठीक है, तो 20 लाख से जनसंख्या कम होने पर दो स्तर का जो है वो व्यवस्था किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 243B पंचायत के गठन से आपको याद रखना है। फिर अगला अनुच्छेद 243C, पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में देखेंगे। राज्य का विधानमंडल, किसके पास पावर है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकेगा। मतलब विधानमंडल विधि मतलब नियम के द्वारा अपने हिसाब से वो नियम बना सकता है, वो संरचना कैसी होगी उसके बारे में खुद डिसाइड कर सकता है राज्य का विधानमंडल। लेकिन किसी भी स्तर पर प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या एवं पदों की संख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान हो गया। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या और पद है उसका जो अनुपात होगा, जो कुल पद निकलेगा, है ना, वो जनसंख्या के अनुपात से ही होगा। तो ये एक समान होगा हर राज्य में, इसमें विधानमंडल चेंज नहीं कर सकता। ग्राम स्तर और जनपद स्तर के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट चुनाव। जैसे ग्राम स्तर में होता है आपका पंच हो गया, सरपंच हो गया, जनपद पे जनपद सदस्य होता है। तो ये जो जितने सदस्य हैं वो डायरेक्ट चुनाव से, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे, ऐसा कहा। जिला स्तर पर यह प्रक्रिया कैसी होगी, इसका निर्णय राज्य सरकार विधानमंडल करेगा। राज्य सरकार विधानमंडल जो है जिला स्तर की जो प्रक्रिया है उसको वो चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। पंचायत के जो भी अधिवेशन मतलब मीटिंग होगा उसमें मत देने का अधिकार किसको होगा, पंचायत के अध्यक्ष को हो सकता है, सदस्य को हो सकता है, जो भी जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया हो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया हो वो मत दे सकता है। जैसे प्रत्यक्ष तरीके से हम पंच सरपंच को चुनते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से उप सरपंच को चुनते हैं, तो ये सब जो है वो अधिवेशन में मत अपना दे सकता है। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से हो जाए जो राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किया जाए। इसी में क्या हुआ था, हाल ही में ऐसा जो बात उड़ रहा था कि जो छत्तीसगढ़ में पंचायत जो चुनाव होता है उसमें सरपंच के जो चुनाव को इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसा अभी तक चलते आ रहा प्रत्यक्ष चुनाव वही हुआ। तो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पावर है राज्य विधानमंडल के पास है। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष मतलब सरपंच हो गया, निर्वाचन ऐसी रीति से हो जो राज्य के विधानमंडल द्वारा तय की जाए। मतलब राज्य का विधानमंडल बता सकता है कि वो प्रत्यक्ष तरीके से चुनेगा सदस्य को या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनेगा, उसके पास पावर है। जनपद स्तर या जिला स्तर पर अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा।
जनपद सदस्यों के द्वारा जनपद अध्यक्ष चुना जाता है, उसी तरह जिला के सदस्यों के द्वारा जिला अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये जो अध्यक्ष है जनपद और जिला की बात हम करें, उसको अप्रत्यक्ष ही तरीके से चुना जाएगा, मतलब निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। और सरपंच की हम बात करें, गाँव के स्तर की हम बात करें, तो वो जो है वो राज्य के विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद रखना कि अभी भी होता है क्या है, प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट चुनाव ही होता है। फिर अगला है अनुच्छेद 243D या घ, आरक्षण है। इसमें स्थानों या सीटों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात पर होगा। आरक्षण चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। जनसंख्या के अनुपात मतलब उस क्षेत्र में कितने अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कितनी अनुसूचित जाति है, कितनी अनुसूचित जनजाति, उस अनुपात के हिसाब से आरक्षण तय होगा। और आरक्षण चक्रानुक्रम में होगा, मतलब अगर किसी वार्ड में महिला आ गया, किसी वार्ड में ST SC आ गया, किसी सदस्य पद, अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण है वो अगली बार हो सकता है कि महिला आया था, फिर हो सकता है कि ST SC आ गया। तो ये जो चक्रानुक्रम का मतलब ये है कि वो बदलते रहेगा, ठीक है। तो जो आरक्षण है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पूछा जाता है जनसंख्या के अनुपात और चक्रानुक्रम, आप चाहे तो याद सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित जनजातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये आपको समझना है। देखिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण तो देना है। वो आरक्षण किसके हिसाब से देंगे? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर देंगे। अब अनुसूचित जाति और जनजाति में जितने मेंबर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से चुने जाते हैं, सपोज 9 मेंबर चुने जाते हैं, तो इसमें 9 के 9 को पुरुष नहीं रख सकते। इसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, मतलब 3 महिलाओं को कम से कम, ऐसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। आरक्षण का मतलब होता है कि मिनिमम, कम से कम उतना आपको रखना पड़ेगा। तो 1/3 महिला आरक्षण आप याद रखेंगे। चाहे अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण की हम बात करें, उसमें महिला का आरक्षण, और कुल सदस्यों का 1/3 में भी महिला का आरक्षण 1/3 होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत में कुल सदस्यों का 1/3 महिला आरक्षण होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो कानून है वो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अब ये मिनिमम की हम बात करें, प्रत्येक पंचायत में मिनिमम 1/3 महिला आरक्षण कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% है ना, मतलब 1/2 है, और ये कानून में लिखा है कि 1/3 मिनिमम होना चाहिए। इससे आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1/3 महिला आरक्षण होने चाहिए, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए जो आरक्षण का स्थान है वो भी सम्मिलित है। मतलब ओवरऑल कुल जो पंचायत में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 मिनिमम महिलाओं के लिए आरक्षित होना तय है। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित होंगी जैसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। आरक्षण जो है वो राज्य के विधानमंडल तय कर सकता है, परंतु सभी राज्यों में आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात पर ही तय होगा। अगर आपको एकदम ज़्यादा समझ नहीं आता तो सिंपल से ये 2 शब्द याद रख लेना, जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलता है और कुछ नहीं। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में भी महिला आरक्षण 1/3 होगा, ठीक है। तो महिला आरक्षण भी रट्टा मार लेना, 1/3 महिला आरक्षण 73वां संविधान संशोधन के तहत कही गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण जो है 50% है, लेकिन संविधान में मिनिमम 1/3 की बात की गई है। इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को किसी स्तर पर पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए किसी पंचायत की स्थानीय अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब जो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो आरक्षण है वो राज्य के विधानमंडल पर डिपेंड करता है। अगला है अनुच्छेद 243E, पंचायतों का कार्यकाल कितने अवधि का होना चाहिए, चुनाव कब होना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 240E में आपको पढ़ने को मिलेगा। पंचायत के प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यकाल बना रहेगा। ये प्रथम अधिवेशन याद रखें। देखिए, सपोज पंचायत का चुनाव हुआ 1 जनवरी 2015 को, ठीक है।
चुनाव सफल हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2020 को अगला चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद प्रथम अधिवेशन मतलब पहली मीटिंग, पहली जो बैठक होती है, अगर वो 1 फरवरी को होता है तो ये डेट को माना जाता है। फिर 1 फरवरी 2020 को अगला चुनाव होगा। तो प्रथम अधिवेशन के तारीख को मानना है, चुनाव की तारीख को नहीं माना जाता। पंचायत के प्रथम अधिवेशन, याद रखना है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक का कार्यकाल जो होता है वो माना जाता है पंचायत का पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल। विधि में कोई संशोधन होने पर संशोधन से पूर्व कार्य कर रही पंचायत का विघटन कार्यकाल संपन्न होने से पूर्व नहीं होगा। अगर ये जो विधि है, प्रथम अधिवेशन वाला जो विधि है या कोई भी विधि है अवधि को लेकर, वो बाद में संशोधित होता है तो उसका इफ़ेक्ट पहले से हो चुके चुनाव में नहीं पड़ेगा। वो अपने तरीके से प्रथम अधिवेशन से 5 साल जो चल रहा था वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा चलेगा, उसका विघटन नहीं होगा, है ना। तो विधि में संशोधन अगर होता है तो उससे पहले जो भी नियम चल रहा था उसके हिसाब से कार्यकाल को ही माना जाएगा। कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। खत्म होने से जैसे ही 6 महीने पहले बचा रहेगा, ठीक है, तो 6 महीने पहले, ऐसा नहीं खत्म होने के 6 महीने बाद, खत्म होने के 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर ही अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाता है, पंचायत भंग करने के भी तरीके हैं, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह कैसे लाते हैं वो तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी कारणवश सपोज़ 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ, वो 3 साल में ही भंग हो गया, अब बचा 2 साल। तो अगर 3 साल में भंग हो गया तो ऐसा नहीं कि 2 साल वेट करेंगे उसके बाद चुनाव होगा। अगर किसी भी कारण भंग हो जाता है तो 6 महीने के भीतर फटाफट चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो 6 महीने के भीतर चुनाव करना आवश्यक है अगर पंचायत भंग हो जाता है तो। यदि 6 महीने से कम समय बचे होने पर पंचायत भंग हो जाता है तो चुनाव करना अनिवार्य नहीं। इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे पंचायत भंग कब हुआ, 4 साल चला, मस्त चलते रहा, फिर 4.5 साल तक चले गया, मुश्किल से 4 मान के चलो 5 महीने बचे हैं। अब 5 महीने बचे हैं, कार्यकाल भंग हो गया। अब 6 महीने से कम समय बचा हुआ है अवधि, तो ऐसा नहीं है कि आपको और चुनाव कराने की आवश्यक है, क्योंकि 6 महीने से पहले तो चुनाव होना तय होता है। तो 6 महीने से कम समय बचे होने पर चुनाव करना आवश्यक नहीं, वो तो 6 महीने के भीतर वैसे ही चुनाव होने रहता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिंपल सी ये बात है। कार्यकाल में एक बार और रीज़न करा देता हूँ, प्रथम अधिवेशन से 5 साल तक का कार्यकाल चलता है। अगर किसी तरीके से भी पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के पूर्व जो है वो 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करना अनिवार्य है। कार्यकाल खत्म होने के भी 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। और अगर 6 महीने से कम समय बचा है और उस भीतर भंग हो जाता है आपका पंचायत, तो उसमें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 243 F या फिर च, सदस्यता के लिए निर्हरताएँ, मतलब जो योग्यता अयोग्यता है इसके बारे में 243 में आपको मिलता है, 243 F में, है ना। कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है यदि आयु, देखिए 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सदस्य बनने के लिए मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई साक्षर और निरक्षर की बात होती है, मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़, इसकी बात होती है, तो 21 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु है और 30 वर्ष से कम है, 21 और 30 के भीतर है, तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो साक्षर नहीं है तो 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक साक्षर पात्र हो सकता है, ठीक है। मिनिमम वो आयु चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष के हो और साक्षर हो तभी आप एलिजिबल हो। 29 वर्ष के हो और साक्षर तो एलिजिबल हो, 29 वर्ष के हो और निरक्षर हो तो एलिजिबल नहीं हो। 30 वर्ष पार करने के बाद 30 वर्ष का जो निरक्षर है वो पात्र होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। 21 वर्ष मिनिमम और अगर अनपढ़ है तो 30 वर्ष मिनिमम, ठीक है। लाभ के पद पर ना हो, मतलब जैसे कोई सरकारी नौकरी में ना हो। राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्हरताएँ विधि द्वारा उपबंधित करने पर, अगर राज्य विधानमंडल कोई और अयोग्यता जारी करता है तो अगर वो है आपके पास या फिर आप योग्य नहीं हो, कोई नया नियम आ जाता है तो भी आप अयोग्य हो, वो राज्य विधानमंडल समय समय पर निकाल सकता है कि योग्यता और अयोग्यताएं क्या क्या हैं।
तो फिलहाल तो आपको एक दो याद रखना है, मिनिमम 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष प्लस प्लस साक्षर और लाभ के पद पर ना हो। फिर अगला अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, ये 243 जी में। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा। कौन प्रदान करेगा? राज्य का विधानमंडल पंचायत को शक्ति और अधिकार प्रदान कर सकता है और उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति दे सकता है। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक आप शासन करो, ये शक्ति राज्य का विधानमंडल दे सकता है। कौन सी शक्ति देगा? जो राज्य विधानमंडल आवश्यक समझे देना वो दे सकता है। इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगले क्लास में तो हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्द आप याद रखना। पंचायतों की शक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना को उन्हें सौंप दिया जाए, जिसके अंतर्गत वे योजनाएं हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय के संबंध में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो उसी से संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएं जो हैं ग्राम पंचायत बना सकता है। फिर अगला अनुच्छेद 243 का एच, कर आरोपित करने की शक्ति, पंचायत की निधियाँ, टैक्स लगाने की शक्ति। पंचायत अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चाहे तो कोई टैक्स जो है वो वसूल सकता है। अब ये राज्य का विधानमंडल बताएगा। राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, मतलब टैक्स हो गया, शुल्क, पथकर और फीसें, अन्य अलग अलग तरह के टैक्स हो गया, संग्रहित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब पंचायत को अधिकार दे सकेगा राज्य विधानमंडल चाहे तो कि आप अपनी सीमा के भीतर टैक्स लगा सकते हैं। पंचायतों के लिए राज्य के संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंधित कर सकेगा। मतलब जो भी टैक्स से जो निधि आएगा उसको उपयोग करने के लिए भी राज्य विधानमंडल आदेश दे सकेगा। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों की जमा करने के लिए ऐसी निधियां का गठन तथा ऐसी निधियों में धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा। जो भी धन पंचायत ने लिया है उसका खुद उपयोग करना है, उसको अपने पास रखना है या उसको वापस लौटाना है, जो भी चाहे वो विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है वो आदेश दे सकता है। फिर अगला है अनुच्छेद 243 आई, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किस में है ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 243 आए। अभी आप घबराइए मत, लास्ट में आपको सब सारे ट्रिक्स बताऊंगा, सब याद हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे राज्य का राज्यपाल जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य द्वारा उद्ग्रहणी कर, शुल्क, पथकर, फीस आदि का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण करने, इसका काम क्या है कि जितने राज्य द्वारा जो भी कर, शुल्क और पथकर अन्य तरीके से जो पैसे आते हैं वो पंचायती राज संस्थाओं में कैसे किस तरीके से बांटें, इस सब का देखरेख करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत द्वारा लगाए गए एवं वसूले गए शुल्क, पथकर आदि का जो विनियोजन मतलब उपयोग करना, आपस में बांटना, इस सब के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे लिखा गया वित्त आयोग का गठन करेगा। जो क्या क्या काम करेगा वित्त आयोग, ये हम देख रहे हैं। राज्यों से संचित निधि में से पंचायत को सहायता अनुदान देने का कार्य करेगा। जो भी राज्य अपने तरीके से पैसा टैक्स के तरीके से हो या कहीं और से सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, जो भी संचित निधि है उसको पंचायत को सहायता अनुदान कैसे करेगा, ये वित्त आयोग बताएगा। राज्य का वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। वित्त आयोग पंचायत के वित्त पोषण में हित के लिए सिफारिश प्रस्तुत करेगा। वित्त आयोग जो है पंचायत में कैसे सही तरीके से वित्त को मैनेज किया जा सके, मतलब पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, इसके लिए सिफारिश प्रस्तुत कर सकेगा। और इसी सिफारिश को राज्यपाल चाहे तो राज्य की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
फिर अगला है अनुच्छेद 243 जे, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षण। राज्य का विधानमंडल पंचायतों द्वारा लेखा बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने संबंधी नियम बना सकेगा। राज्य का विधानमंडल ही पंचायतों के लेखा और संपरीक्षा से संबंधित नियम बनाएंगे, बस इतना ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी लेखा से संबंधित है वो कौन से अनुच्छेद में है? 243 जे में। फिर अगला है अनुच्छेद 243 के या ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का आपको याद रखना है, किसमें है? 243 के में, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। देखिए, राज्यपाल ही राज्य वित्त आयोग बनाता है, राज्यपाल ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो होता है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। तो ये है अनुच्छेद 243 का के। फिर अनुच्छेद 243 एल, संघ राज्य क्षेत्र में लागू न होना। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार पढ़ लेना। संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है ये 243 एल में लिखा हुआ है। 243 एम में लिखा है कुछ राज्यों क्षेत्र में लागू नहीं होता, तो उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 एन में पहले से बने कानून एवं पंचायत के बने रहना, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर अगला है अनुच्छेद 243 ओ, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। जो भी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होता है, चुनाव में अगर कुछ मतभेद हो जाता है तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 243 ओ में कहा गया, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। न्यायालय भी चाहे तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, विधि मान्यता है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब परिसीमन क्षेत्र मतलब कौन कौन से एरिया में कितने कितने गांव आएंगे, कितना गांव को इकट्ठा करके एक जनपद बनाया गया है, एक जिला पंचायत बना गया। ये जो परिसीमन क्षेत्र हो जाता है, या फिर किन किन स्थानों का कितने कितने पद के लिए जो बंटवारा होता है, आवंटन हुआ है, निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन, इनसे संबंधित कोई भी बात को न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ये है अनुच्छेद 243 ओ, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत की जाएगी जो ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध है, अन्यथा नहीं। तो निर्वाचन ऐसी, यहाँ पे हम एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत की जाएगी। कोई जो निर्वाचन होगा उसका प्रश्न अगर करना है तो जो अधिकारी, ऐसे अधिकारी और ऐसे रीति, जो अधिकारी जो विधानमंडल चुने और रीति मतलब जो विधानमंडल बनाए उसी के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। मतलब न्यायालय पे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और किस अधिकारी और किस नियम से करेंगे वो राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा बताता है। अब हमने पढ़ा ए से लेकर ओ तक सारे अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। अब मैंने आपको बताया था कि टेंशन मत लेना, इसको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता दूंगा, और मोटा मोटी यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एकदम जैसे हमने डिटेल पढ़ा एक एक अनुच्छेद का वो पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना ही रिविज़न कर लेते हैं, इतना ही याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा ऐसे ही जाता है कि ग्राम सभा के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, चुनावी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी पंचायतों की शक्ति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, ऐसा ही पूछा जाता है। तो देखिए ABCDEFGHIJ ऐसे करके पूरा आप ओ तक लिख लेना। इसमें हम याद रखते हैं, देखिए 243A में आप कैसे याद रखेंगे, ग्राम सभा जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं, सबको इंग्लिश में लिख के आप याद रखेंगे। ठीक है, ग्राम सभा तो GRA, जो शब्द मैंने हाईलाइट किया है AA, उसको आप फोकस करिए, ग्राम सभा। तो यहाँ पे जो A है उसको आप याद रखना, ग्राम A आ रहा है तो 243 से A में आप याद रखना ग्राम सभा।
पंचायतों का गठन बी में आप ऐसा सिर्फ बी ऐसा है कि आप सिंपली याद रखना, ग्राम सभा के गठन के बाद बी में पंचायत का गठन है। ये एकदम आसान है और इतना इम्पोर्टेंट भी है नहीं, लेकिन आप याद रखते हैं बी में पंचायतों का गठन है। उसके बाद सब कुछ में आप इंग्लिश में जो शब्द है उसी से ही याद रखेंगे। पंचायतों की संरचना, संरचना च, ये CH वाला जो च है, संरचना, ऐसे आप ये ऐसा है कि मैंने खुद बनाया, लेकिन ये मैंने जब बनाया मुझे खुद याद हो गया, तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों की संरचना, ये सी जो है आप याद रखना, पंचायतों की संरचना। सीटों का आरक्षण, रिजर्व्ड, ऐसे याद रखना, रिजर्व्ड, डी आ गए है ना, तो रिजर्व्ड से होता है आरक्षण, तो डी आरक्षण। टर्म से होता है पंचायतों का कार्यकाल, टर्म है ना, तो टर्म ई में ई आ गया, टर्म तो पंचायतों का कार्यकाल। एफ से क्या होता है, फॉल्ट, सदस्यों की अयोग्यता, तो फॉल्ट तो एफ से हो गया, सदस्यों की अयोग्यता। पंचायतों की शक्ति, देखिए पार्ले जी बिस्किट का नाम आपने सुना है, जी से, जी फॉर जीनियस बोलते हैं। पार्ले जी खाने से क्या होता है, ताकत आता है, शक्ति आता है। तो ये जो जी है ना, पार्ले जी से जी याद रख लेना, जी से शक्ति याद रख लेना, बिस्किट खाया शक्ति आ गया, पंचायतों की शक्ति। 243 जी। करारोपण की शक्ति, देखिए करारोपण क्या होता है, टैक्स, टैक्स होता है हाई, इसलिए लोगों को देने का मन नहीं करता, तो हाई, एच, एच से हाई हो गया, तो ये हो गया करारोपण की शक्ति। वित्त, VIT ऐसे लिख लेना, और आई से वित्त आयोग का गठन, ये याद रखना। पंचायतों का लेखा, लेखा के बाद एक शब्द आता है लेखा जोखा, तो जो जे जो है इससे आप याद रख लेना। पंचायतों का चुनाव है ना, तो चुनाव कराना, निर्वाचन जो है वो 243 चुनाव कराना, तो ये जो के है वो आप ऐसे याद रख लेना 243 के। और ओ, चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक, मतलब रोक, आरोप या फिर ऑब्जेक्शन, ओ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे आराम से याद होगा। हो सकता है आपको ये फ़नी टाइप का लग रहा है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये मस्त तरीका याद रखने का, और आराम से ये याद हो जाएगा। फिर अगला है 73वें संशोधन की विशेषताएं। ग्राम सभा का गठन कर शक्ति सौंपा जाए, निर्वाचन सूची का हर सदस्य ग्राम सभा के सदस्य हों। ये सब तो हम आगे पढ़ भी लेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए ग्राम सभा गठन की बात की गई, शक्ति सौंपने की बात की गई, निर्वाचन सूची में हर सदस्य ग्राम सभा का सदस्य हो, ऐसी बात की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, जिसमें ग्राम, जनपद, जिला की बात की गई। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो, तो ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फटाफट पढ़ाता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी और रीज़न करा देता हूँ। पंच और सरपंच, इसको हम डायरेक्ट चुनते, खुद वोट देते हैं, और इन दोनों ये जो है चुनते हैं, पंच चुनता है उप सरपंच, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। उसी तरीके से हमने जनपद और जिला पंचायत में देखा था कि इनकी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाएगा, केवल सदस्य को प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के अनुपात पर होता है, ये याद रखना है। कम से कम 1/3 महिला आरक्षण हो, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे आप अनुसूचित जनजाति में महिला आरक्षण की बात करें या ओवरऑल कुल सीटों में महिला आरक्षण की बात करें, वो 1/3 होना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुल महिला आरक्षण 50% है, कुल सीटों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कुल सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अनुसूचित जनजाति में 1/3 है, ओवरऑल संविधान के तहत ओवरऑल भी 1/3 है, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 50% महिला आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी प्रावधान है, और इसके जो भी अधिकारी होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। मैंने आपको बताया था राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन भी राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का थोड़ा हम देख लेते हैं, कार्यकाल जो है काम जो है वो देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का सिर्फ एक काम है, पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव कराना। इसके अलावा बाकी के जो है चुनाव वो निर्वाचन आयोग केंद्र वाला कराता है, ठीक है। तो कार्य पंचायत और नगरीय चुनाव करना सिर्फ ये है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य। राज्य चुनाव आयुक्त क्या करता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसकी जो सेवा, शर्तें, अवधि, ये सब राज्यपाल तय करता है। इसे राज्य के उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं हटा सकता। इनके नियुक्ति के बाद इनकी सेवा एवं शर्तें में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसका नुकसान हो, ठीक है। इनकी नियुक्ति हो जाने के बाद कोई ऐसा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि उनको काम करने में असुविधा हो या नुकसान पहुँचे। इनको कौन हटा सकता है, केवल उच्चतम न्यायालय, राज्य की जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं हटा सकता, ये है। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची के कुल 11 विषय कौन कौन से विषय हैं, बस एक बार
पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल फैलाव विकास, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन तथा चारा, सड़क, पुलिया, पुल, पार घाट, जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन, विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार तथा मेले, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालय, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लोक वितरण पद्धति और सामुदायिक आस्तियों का संधारण। ये कुल 29 ऐसे विषय हैं जिसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में थ्योरी तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम क्या क्या देखेंगे कि आज के क्लास से संबंधित कितने प्रश्न जो है वो अभी तक जितने एडीयू एग्ज़ाम में आए हैं पूछे गए और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे तरफ भी बनाए गए हैं वो सब हम एमसीक्यूज़ में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य। मैंने आपको बताया था, याद रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रमुख लक्ष्य जो है पंचायती राज का सत्ता का विकेंद्रीकरण। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। संविधान में पंचायती राज का जब संवैधानिकरण हुआ तो उससे पहले अनुच्छेद 40 में ही पंचायती राज संस्था के बारे में और उसको शक्ति देना चाहिए, बनाना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 40 में ही नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलता था। स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन, याद रखना, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। 1957 में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1957 में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1959 को, कहाँ पे? राजस्थान के नौगढ़ जिले में। कब राजस्थान के नौगढ़ जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? मैं तो आपको यहीं पे बता दिया, 2 अक्टूबर 1959 में। राजस्थान के बाद कब आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया? मैंने आपको बताया था ये 2 अक्टूबर 1959। अगर आप याद कर लिए तो इस 2 में ये लास्ट वाला जो 9 है वो जोड़ लेना, बन जाता है 11 अक्टूबर 1959। तो याद हो जाएगा आपको, आंसर है सी। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 में। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता आपको याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को आरोही क्रम में जमाइए। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था, बैग, LPG, है ना। तो B से बलवंत राय, तो सबसे पहले बलवंत राय, ठीक है। A से अशोक, ये यहाँ पे है। G से GVK राव यहाँ पे है, और L से LPG। तो जो सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 C, ये सही हो जाता है आपका, ठीक। फिर अगला है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नौगढ़ जिले में किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किनका सपना था? मैंने आपको कई बार बताया, महात्मा गांधी का सपना था। पंचायती राज किस सूची का विषय है? मैंने आपको बताया राज्य सूची का विषय है। देखिए, पंचायती राज से संबंधित जो भी नियम कानून हैं, जो भी शक्तियाँ वो किसके पास है? वो राज्य के पास है। तो ये राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? 73वां संविधान 1992, कहीं पे 1993 भी लिख दिया जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1992 में आया, पास, ये लागू होते तो 1993 आ गए, तो कहीं कहीं 1993 भी लिख दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? ये क्वेश्चन एडीओ
17 में आया था। ठीक है, तो देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया, ये तो सही है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया, ये आपका सही है, क्योंकि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, आपको याद है, उसमें 29 विषय जोड़े गए। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, ये गलत है, पर क्योंकि अनुच्छेद 243 प्लस उसमें 15 उप अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिखा है, उसमें 15 उप अनुच्छेद की वृद्धि हुई थी, टोटल ओवरऑल 16 भी हो जाता है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो ये 1, 3, 5 ऑप्शन सी सही जवाब होना चाहिए। फिर ये एडीओ 2017 का एक और क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलाना है, इस तरफ अनुच्छेद लिखा हुआ है, आप ABCD भी ऐसे लिख सकते हैं, क ख ग घ को, है ना। तो मैंने आपको ए में बताया था कि ग्राम GRA ऐसे लिख लेना, ए तो ये आपका ग्राम सभा हो जाएगा। बी का मैंने सिंपली बताया था पंचायत के गठन याद रख लेना, तो ये पंचायत के गठन हो गए। सी का बताया था संरचना में जो सी आता है, संरचना में जो सी आता है, तो ये सी से संरचना हो जाएगा। और आपका डी से बताया था रिजर्व्ड, लास्ट में रिजर्व मतलब होता है आपका आरक्षण, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, फिर अगला है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है, ये भी 2017 में पूछा गया एडीओ की। तो 73वां संविधान संशोधन में आपको बताया कि भाग 9 जोड़ा गया। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना 5 वर्ष कैसे की जाती है, एडीओ 2013 में आया क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम सम्मेलन, या फिर सम्मेलन नहीं लिखा गया जाएगा तो बैठक लिखा जाएगा, बैठक नहीं लिखा जाएगा तो अधिवेशन लिखा जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन, प्रथम बैठक या फिर प्रथम अधिवेशन की तिथि से लेकर 5 साल जोड़ा जाता है, फिर वो 5 साल का कार्यकाल पूरा माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक नहीं? जिला पंचायत तो है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा जो है वो शासन की सबसे निचली इकाई है और ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ये ऐसा नहीं है कि ये त्रिस्तरीय पंचायत का एक संरचना का हिस्सा है, ठीक है, ये 3 ही हिस्सा है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो हमने देखा 21 वर्ष। अब 21 वर्ष में आप याद रख लेना, अगर वो साक्षर है तो, और अगर वो अनपढ़ है तो 30 साल तक होना चाहिए, है ना। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, एडीओ 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका नहीं होता? देखिए, सरपंच का होता है, पंच का होता है, जनपद सदस्य का होता है, उप सरपंच पंचों के द्वारा चुना जाता है। तो ये जो सही जवाब होगा, है ना। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पे बलवंत राय मेहता क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार की थी, लेकिन संवैधानिक मान्यता को, चलो यहाँ पे गलती भी हो गई तो क्या है, यही गलतियाँ याद आती एग्जाम में। संवैधानिक स्थिति की सबसे पहली बात की थी LM सिंघवी ने, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था फिर सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत कमज़ोर है और उन्हें बिना जड़ के घास कहा था? मैंने आपको बताया था, ग्रास से जी याद रख लेना, और जी से हो जाएगा आपको GVK राव समिति। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। निम्न में से किस समिति ने पैसा एक्ट की मांग की थी? भूरिया समिति ने पैसा एक्ट की मांग की थी 1995। 73वां संविधान संशोधन भारत के गजट पत्र में कब प्रकाशित हुआ? गजट पत्र में प्रकाशित मतलब कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो सेम आ गया 24 अप्रैल 1993। निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? मैंने आपको बताया था, ऐसे ग्राम लिख लेना और ये ए याद रखना। तो अनुच्छेद 243A। निम्न में से किस अनुच्छेद में स्थानों एवं सीटों के आरक्षण में बताया था रिजर्व्ड, और ये जो डी है यहाँ पे अनुच्छेद 243D। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा।
निम्न में से किस अनुच्छेद में चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप रोक रोक से याद रख लेंगे आर ओ के बीच में ओ दिखेगा या फिर ऑब्जेक्शन भी लिखोगे ओ दिखेगा। तो 243 ओ न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक 243 ओ। अनुच्छेद 243 डी के तहत कुल सदस्यों का कितना सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? मैंने आपको बताया था 1/3 महिलाओं की जब भी आरक्षण का बात होगा 1/3 आप याद रखना। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को रखा गया है? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची को शामिल की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के पंचायत के शक्तियों एवं अधिकार बताया? किस अनुच्छेद में होना चाहिए था? पंचायतों की शक्तियाँ एवं अधिकार बताया गया। तो मैंने आपको बताया था पार्ले जी से याद रखना शक्ति मिलता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। 73वें संविधान संशोधन पंचायत चुनाव को बनाता है। इसको मैं कई बार बताया हूँ, बाध्य या फिर आदेशात्मक। संविधान हो जाने के बाद आदेशात्मक हो जाता है, मतलब वो करना ही पड़ेगा आपको। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, जब बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करें तो उस समय तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992-3 की बात चल रही। इस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कितने कम आबादी वाले राज्य 2 स्तरीय पंचायत गठित कर सकेंगे? तो हमने देखा था कि 20 लाख से कम अगर है तो मध्यवर्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य। पंचायतों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायतों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है? केवल ग्राम से संबंधित, मतलब और आपका नगर, ग्राम में आता है आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। नगर में आ जाता है आपका नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। ठीक है, तो ये जो 3 हैं आपका, 3 और 3 6 सभी समझ सकते हो, या फिर ग्राम और नगर से संबंधित जो भी चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा बाकी जो भी लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता है, वो सब जो है कौन करता है? केंद्र निर्वाचन आयोग करता है। पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था है राज्य वित्त आयोग। अलग से एक राज्य वित्त आयोग बनाने की बात की गई, तो वित्त से मैं आपको बताया था ये 243 आई में याद रखना, VITT लिख कर। 73वें संविधान संशोधन में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए आरक्षण का प्रावधान है, हमने पढ़ा है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा। इनको आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? गरीबी के आधार पर। ये जो आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को किस आधार पर दिया जाता है? तो मैंने बार बार बताया, जनसंख्या के अनुपात पर याद रखना, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष की अवधि को पंचायत का पूर्ण कार्यकाल माना जाता है। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय पूर्व चुनाव कराना पुनः आवश्यक है? 6 महीने पूर्व चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन अगर विघटन में होने के बाद सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल कम बचा रहता है तो उस समय चुनाव कराने की आवश्यकता भी नहीं होती। 5 वर्ष पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? जैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता, 2 साल में ही विघटन हो गया, तो उसकी अवधि क्या होगा? जो बचा 3 साल है वो, मतलब शेष अवधि जो होती है वो उसकी अवधि होती है। ऐसा नहीं कि फिर से फिर नया विघटन हो गया, फिर नया चुनाव हुआ, फिर उसको फिर से 5 साल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शेष बची अवधि के लिए जो भी पंच सरपंच बनाया जाता है ना, वो शेष बची अवधि तक के लिए ही रहता है उसका पद। पंचायतों को कौन सी मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना, ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी है जो पंचायत को सौंपी गई है। 73वें संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन होने के बाद। और 1959 की हम बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया? 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको सेम क्लास कंटिन्यू चाहिए जैसा आज हमने पढ़ा, तो आपको पेड क्लास ज्वाइन करना होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेड क्लास का फीस बता दिया, और याद रखेंगे डेट 20 तारीख को 8 बजे आप ज्वाइन कर लेना। और वो मिनिमम प्राइस है, उससे कम प्राइस में आपको शायद ही इतना अच्छा क्लास मिले। अगर आप लास्ट तक क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आपका टॉपिक भी हो गया और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो गया और सब कुछ शायद याद भी हो गया होगा। तो अगर आपने अपना चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो है अजय साहू सर्च करोगे ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और अभी तक आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर भी हमारा आईडी, इंस्टाग्राम में आप अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।